दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपकी कोई वर्किंग सीट है और उस वर्किंग सीट से डेटा को मल्टीपल सीट में ले जाना है और वो भी ऑटोमेटिक तरीके से, जिसमें आप अपने अगर वर्किंग सीट में कोई भी नाम वगैरह एंट्री करते हैं तो वो पर्टिकुलर उस सीट में पहुंच जाए। तो ये कैसे कर पाएंगे, इसे समझने के लिए एक बार चलते हैं हमने एक्सेल सीट में। तो इसके लिए दोस्तों हमने एक बीबीए की कोडिंग की है। तो ये बीबीए की कोडिंग काम कैसे करती है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इसके लिए देखिए, यहाँ पे हमने कुछ डेटा बना के रखी हुई है जिसमें कुछ पर्सन के नेम है और उनके आइटम हैं और उनकी क्वांटिटी, रेट और उनका क्या अमाउंट है वो सारा लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात यहाँ पे ये है दोस्तों कि जैसे ही यहाँ पे हम उस पर्सन की नेम को यहाँ पे टाइप करते हैं तो वो उस पर्सन से रिलेटेड हमने यहाँ पे बहुत सारी जो उनकी सीटें हैं वो हमने बना के रखी हुई है। आप देख सकते हैं सुनीता जी का सीट, संजय जी का सीट। तो अब इसमें जो भी एम्प्लॉय हमारे यहाँ काम करते हैं उनकी सारे रिकॉर्ड यहाँ पे बन रहे हैं। तो अभी इसमें करना क्या है कि ये हमारी वर्किंग सीट है और इस वर्किंग सीट में हम जिस भी कैंडिडेट का नाम लिखें और उससे रिलेटेड वो सारी डेटा उस सीट पे चली जानी चाहिए। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो अभी जैसे आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि यहाँ पे पूनम नाम के एक एम्प्लॉय हैं जिनका यहाँ पे रिकॉर्ड आप देख सकते हैं केवल 2 हैं। तो अभी मैं इस पे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कुछ एंट्री कर देता हूँ। मैंने लिया अभी पूनम और उसके बाद मैं यहाँ पे इनमें आइटम में, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे इनके आइटम को मैं टाइप कर लेता हूँ और ये देख सकते हैं आप, इसका जो क्वांटिटी है मान लीजिए 120 है और इसकी जो रेट है वो 40 है और ये ऑटोमेटिक इसकी अमाउंट यहाँ पे आप देख सकते हैं। और अभी हम लोग चलें पूनम की सीट में जहाँ पे 2 डेटा था, वहाँ पे अब आप देखिएगा 3 डेटा एंट्री आ चुकी है। इसी तरीके से आप जो भी एम्प्लॉय का नाम यहाँ पे आप टाइप करेंगे, आप अपने जो यहाँ पे जो ये आपका जो वर्किंग सीट है उस सीट से रिलेटेड अगर आप जो भी एम्प्लॉय की डेटा यहाँ पे एंट्री करेंगे वो ऑटोमेटिक दूसरी सीट में उस एम्प्लॉय से रिलेटेड जो सीट है उसमें पहुँच जाएगी। यदि आप इसमें और भी यदि सीट ऐड करते हैं मान लीजिए और इन फ्यूचर आपका जो एम्प्लॉय है वो बढ़ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में एम्प्लॉय का नाम अगर आप इसके नाम से यदि आप यहाँ पे कोई और सीट ऐड कर देते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ सुनील नाम से एक एंट्री, यहाँ पे सुनील नाम से मैंने यहाँ पे एक सीट ऐड कर दी है। अब आप जैसे ही अपने वर्किंग सीट में उस सुनील नाम से आप जो भी डेटा ऐड करेंगे तो वो भी सुनील की सीट में ऑटोमेटिकली ऐड होता जाएगा। इट मीन्स आपको एक बार कोड लिख लेना है और आप जो भी एम्प्लॉय आप ऐड के नाम से सीट ऐड करें या फिर मंथ वाइज या फिर वीक वाइज आप जो भी डेटा एंट्री करते हैं वो ऑटोमेटिक उस सीट में ऐड होती रहेगी। तो इसके लिए कैसे बीबीए की कोडिंग है वो मैं अभी आगे अपनी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसे समझने के लिए हम लोग जो होता है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूं। दोस्तों मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों यदि आप ये मेरा वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो मेरे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये जो कोडिंग है वो मैंने पहले से करके रखी हुई है। तो टाइम की बचत करने के लिए हम लोग सीधे चलते हैं अपने कोड पे और वहाँ पे मैं एक एक स्टेप आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए है दोस्तों जिनको बीबीए की थोड़ी सी नॉलेज है। यदि नहीं है तो ये दोस्तों आप कोड यहाँ पे आप इसको अपना कॉपी पेस्ट कर सकते हैं और मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा कि आप इसमें क्या चेंजेस करके आप इसे अपने यूजेबल बना सकते हैं। तो हम लोग सीधे चलते हैं अपनी विजुअल बेसिक की स्क्रीन पे। तो यहाँ पे दोस्तों हम डेवलपर टैब पर यहाँ पे क्लिक कीजिए, जैसे कि मैं अक्सर अपनी बीबीए की वीडियो में बताता हूँ, और यहाँ से विजुअल बेसिक में चले जाना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अपनी विजुअल बेसिक की स्क्रीन पे और यहाँ पे हमने वो कोडिंग करके रखी हुई है मॉड्यूल
1 में। तो दोस्तों ये है वो कोड, और ये कोड ऑटोमेटिक काम कैसे करेगा, जैसे कि अभी तक हम जो नॉर्मल VBA की कोडिंग करते हैं वहाँ पे हम एक मैक्रो का एक बटन जो होता है असाइन कर देते हैं, और जब भी हम डेटा एंट्री कर लेते हैं तो उस बटन को दबाने के बाद वो ये कोड रन होता है। लेकिन ये जो कोड है ये पूरी तरीके से ऑटोमेटिक है, इसमें आपको बार बार बटन को प्रेस करके रन कराने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे डेटा एंट्री करेंगे या फिर कोई सेल चेंजेस होगी वो डेटा आपका मैक्रो जो होता है रन कर जाएगा। तो कैसे काम करता है इसे हम एक बार देखते हैं। तो हम आपको एक एक स्टेप इसे समझाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि मैंने दोस्तों पहले ही बताया कि ये उन लोगों के लिए है जिनको VBA की थोड़ी सी नॉलेज है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखिए, इसका हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है जो इस फंक्शन का नाम है क्रिएट फिल्टर। तो क्योंकि मैंने इसलिए इसका नाम फ़िल्टर रखा हुआ है क्रिएट फ़िल्टर, कि यहाँ पे हम डेटा को फ़िल्टर करके दूसरी से शीट में ऑटोमेटिकली ले जाने वाले हैं। तो इसलिए हमने इस जो पूरा फंक्शन का नाम ही है हमने ये क्रिएट फ़िल्टर के नाम से बनाया। क्रिएट फ़िल्टर का मतलब जो ये हमने आप यहाँ देख सकते हैं, जो ये मैंने सब क्रिएट फ़िल्टर लिखा हुआ है, इससे क्या होगा कि ये एक मैक्रो बन गया क्रिएट फ़िल्टर के नाम से। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक मैंने वर्कशीट के नाम से एक वेरिएबल जो होता है डिफाइन किया हुआ है। ये वर्कशीट का एक मतलब आपका क्लास है, इसके अंदर जो होता है सारी वर्कशीट से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे कि सीट सेलेक्शन करना या फिर रेंज सेलेक्ट करना, मतलब वर्कशीट के अंदर जो भी मेथड्स या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सारी चीज़ें हम जो होता है वर्कशीट के अंदर आती हैं। तो हमने एक, चूँकि हमें सारा काम भी वर्कशीट के अंदर ही करना है, सीट वर्कशीट मतलब सीट, तो सीट के अंदर काम करना है, तो इसलिए मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल माई सीट के नाम से डिफाइन किया हुआ है। और ये जो माई सीट है, अभी इसकी जो वर्कशीट की जो क्वालिटी है वो इस माई सीट के अंदर ट्रांसफ़र हो चुकी है। तो हम यहाँ पे माई सीट को आगे जो होता है इस वर्कशीट के नाम, इस वर्कशीट जहाँ मतलब जो भी जहाँ पे हम वर्कशीट को यूज़ करेंगे उसकी जगह पे हम माई सीट को भी यूज कर सकते हैं। तो माई सीट को एक्चुअली मैंने यहाँ पे, चूँकि ये एक क्लास है तो हम यहाँ पे इसको एक सेट के जो जिसे एक मेथड है इसे हमें डिफाइन करना होता है कि माई सीट एक्चुअल में हम किस सीट की बात कर रहे हैं। तो माई सीट में मेरा इसे एक तरीका होता है लिखने का, माई सीट इज इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट सीट्स माई स्टोर। ये आप देख सकते हैं ब्रैकेट ओपन करके डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर माई स्टोर। माई इसका मतलब क्या होता है कि जो ये माई सीट है वो एक्चुअल में माई स्टोर का जो सीट है, यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं अपने एक्सेल सीट में, ये देख सकते हैं ये हमारा जो सीट नेम है माई स्टोर। माई स्टोर के अंदर जो भी डेटा है वो अभी माई सीट में डिफाइन हो चुका है। तो वो हमने एक्चुअल में अब हमें इतना बड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, दिस वर्कबुक डॉट सीट्स डॉट ब्रैकेट में माई स्टोर। अब हमें उसकी जगह पे सिर्फ माई सीट को भी यूज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे माई सीट को अभी माई स्टोर का जो सीट था उसी जो सारी प्रॉपर्टीज़ है वो अभी माई सीट में ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इसे लिखने का जो तरीका है, डिम माई सीट एज ए वर्कशीट और सेट माई सीट इज इक्वल टू दिस वर्कबुक डॉट सीट्स ब्रैकेट ओपन करके अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर उस सीट का नाम दे देना है जिस हमें सीट के लिए हम बात कर रहे हैं, मतलब जो आपकी वर्किंग सीट होगी। तो अगर आप यहाँ पे, अगर आपको VBA की नॉलेज नहीं है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जहाँ जो आपकी वर्किंग सीट है उस सीट का नाम आप यहाँ पर आपको देना है, इसको हटा करके। उसके बाद फिर मैंने एक यहाँ पे एक सीट का नेम जो होता है एज ए स्ट्रिंग एक वेरिएबल डिफाइन किया हुआ है, डिम सीट अंडरस्कोर नेम एज ए स्ट्रिंग। ये भी आप, ये जो माई सीट है और ये सीट अंडरस्कोर नेम है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसी वेरिएबल को आप रखें, अरे इसी वेरिएबल को आप रखें, आप यहाँ पे कोई अपना वेरिएबल भी डिफाइन कर सकते हैं। आप इसे ये मतलब पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है, आप मतलब ये ज़रूरी नहीं कि आप इसी नाम को रखें। अब ये हमने यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, डिम सीट अंडरस्कोर नेम एज ए स्ट्रिंग। उसके बाद मैंने उस सीट में डिम एलरो एज ए लॉन्ग, ये मैंने यहाँ पे एलरो का मतलब ये है दोस्तों कि इस डेटा सेट में जो माई स्टोर जो सीट है उसमें हमें लास्ट रो एक्चुअल में डिफाइन करना है। वो क्यों करना है वो मैं आपको बताऊँगा। उसके बाद मैंने एलरो को यहाँ पर डिफाइन किया रेंज E1500 और डॉट एंड एक्सएलएफ डॉट रो। एक्चुअल में दोस्तों क्या होता है कि हमें डेटा सेट में लास्ट रो जो होता है फाइंड आउट करना होगा। तो ये लास्ट रो फाइंड आउट करने के लिए ये कोड आप यूज़ कर सकते हैं। ये
1500 का मतलब क्या होता है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि डॉट एंड XLF डॉट रो का मतलब जो ये है उसका मतलब ये है दोस्तों कि अभी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैं A1500 लिखता हूँ और मैं सीधे उस सेल पे आता हूँ जहाँ पे हमारा डेटा है। ये देखें A1500 है। अब इस जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे डबल इन्वर्टेड कॉमा में A1500 डॉट एंड XLF डॉट रो, इसका मतलब ये होता है कि हम A1500 पर जाएंगे, मतलब ये जो हमारा ये देख रहे हैं A1500 है, यहाँ पर कर्सर आएगी और सीधे अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और अप एरो यूज़ करते हैं तो ये सीधे आपकी डेटा के लास्ट रो में पहुँच जाएगा। तो हमें अपने डेटा को डायनेमिक बनाना था, क्योंकि हमें एंट्री जो होता है हम वहाँ पे हमें डेली बेसिस पे आती रहेंगी। तो वो एंट्री जो होता है कभी 55 नंबर रो पे होगा, कभी 56 होगा, कभी 57, 58, ये ऑटोमेटिक वो बढ़ता ही रहेगा। तो हमें ये जैसे जैसे ये बढ़ता रहे और हमारी डेटा भी उसी के अकॉर्डिंग ऐड होती रहे, तो इसलिए हम उस डेटा की लास्ट रो को हमेशा फाइंड आउट करते रहेंगे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे A1500 और डॉट एंड XLF डॉट रो लिखा हुआ है। आप ये जो 1500 है इसको आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। कोई किसी डेटा सेट में कहीं 25,000, 50,000, 60,000 जैसी एंट्री होती हूँ, आप यहाँ पे वो चेंजेस कर सकते हैं। किसी का डेटा A कॉलम में होगा, B कॉलम में होगा, तो आप उस हिसाब से A, B या C जहाँ पे भी आप डेटा जो स्टार्ट करते होंगे उस कॉलम को और उस रो को आप पकड़ सकते हैं और इस तरीके से आप अपने डेटा सेट का लास्ट रो फाइंड आउट कर सकते हैं और आपका डेटा ऐसे पूरी तरीके से डायनेमिक भी रहेगा। तो दोस्तों यहाँ पर आई होप आपको यहाँ इस लाइन तक आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों बात यहाँ पे हम करते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए यदि आपके पास अभी करेंट सिचुएशन में 5 एम्प्लॉय काम करते हैं, लेकिन 1-2 महीने के बाद आपके पास एम्प्लॉय की संख्या 7 या 10 भी हो जाएगी। ऐसी कंडीशंस में हमें क्या होगा कि हमें अपने सीट को भी ऑटोमेटिक इंक्रीज़ करते रहना है, या फिर हो सकता है कि आपके पास जो अभी 5 एम्प्लॉय थे हो सकता है 2 चले जाएं, 3 ही एम्प्लॉय रह जाएं, तो हमारी जो सीट है वो भी ऑटोमेटिकली हमें चेक करते रहना है कि सीट इंक्रीज़ हो रही है या डिक्रीज़ हो रही है। अगर इंक्रीज़ हो रही है तो उसी हिसाब से जो होता है उसमें डेटा जाती रहे, अगर डिक्रीज़ हो रही है तब भी डेटा उसी के अकॉर्डिंग जाती रहे। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक लूप का इस्तेमाल किया है, जो लूप है फॉर ईच लूप। ये एक्चुअल में जो होता है सीट के लिए काम करता है, फॉर ईच माई सीट इन वर्कशीट। इसका मतलब क्या होता है कि इस जो हमारी वर्कशीट है, ये सारी हमारी वर्कशीट्स हैं। वर्कशीट मतलब कई सारी सीट्स, तो ये जो सारी सीट्स हैं वो इस मेन सीट के अंदर हैं। तो हमें जो ये इस एक्चुअल में इसको कलेक्शन लूप बोलते हैं दोस्तों। तो कलेक्शन लूप मैंने यहाँ पे सीट के लिए लगाया हुआ है। तो ये कलेक्शन लूप क्या होगा, वो ऑटोमेटिकली वो एक एक सीट पर जाकर के सीट को चेक करता रहेगा और उसको यहाँ BBA में उसको रिकॉर्ड करता रहेगा। तो यहाँ पे जो अभी हमने ये देखा था कि सीट नेम मैंने यहाँ पे एज ए स्ट्रिंग डिफाइन की हुई थी, तो वही सीट नेम अभी मेरा यहाँ माई सीट डॉट नेम से ये मैंने यहाँ पे रख लिया है। मतलब माई सीट का मतलब क्या होगा कि जो भी मेरा सीट होगा वो अभी इस सीट नेम में जो होता है डिफाइन हो जाएगा। तो मैं अगर आपको एक बार मैं आपको इस सीट को चेक करके आपको दिखाता हूँ। इसके लिए मैं F8 प्रेस करता हूँ और देखिए ये मैक्रो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है और ये देखिए धीरे धीरे अब यहाँ पे अभी मेरा कलेक्शन लूप पे आ गया है। अभी मैं दिखाता हूँ कि ये काम कैसे कर रहा है। देखिए अभी मैंने जस्ट F8 किया है और अभी देखेंगे इस सीट का नाम क्या है। अभी देखिए इस सीट का नाम है माई स्टोर। मतलब जो ये माई सीट है एक्चुअल में माई स्टोर जो यहाँ पे जो मेरा पहला सीट है वो माई स्टोर है और इसी तरीके से यहाँ पे वो हमारे ये BBA की कोड में BBA में ये रिकॉर्ड हो चुका है। इसके बाद देखिए यहाँ पे फिर एंड इफ जाता है और ये फिर मैं दूसरा यहाँ पे अभी देखिए ये कलेक्शन लूप स्टार्ट होगा और अब इस बार चेक कीजिएगा तो इस सीट का देखिए नाम क्या आता है। इस सीट का नाम देखिए ये सुनील आ चुका है। तो ये ऑटोमेटिकली हर सीट पर जाएगा और हर सीट को चेक करता रहेगा। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कलेक्शन लूप का इस्तेमाल किया है और कलेक्शन लूप जो लिखा जाता है वो होता है फॉर ईच। और ये जो माई सीट है, माई सीट एक्चुअल में हमने यहाँ पे क्या दिया हुआ था, माई सीट हो चुका है अभी के वाला दिस वर्कबुक डॉट सीट्स डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर माई स्टोर। तो मतलब ये हो गया माई स्टोर वाली जो सीट है वो हो चुकी है अभी माई सीट। तो माई सीट में जो होता है वो सारी वर्कशीट के अंदर होगी। तो हमने यहाँ पे सीट्स को जो होता है और जो भी माई सीट का नेम होता रहेगा वो ऑटोमेटिक चेंज होती रहेगी और वो सीट नेम में स्टोर होता रहेगा।
तो इस तरीके से हम अपने सीट को डायनामिकली चेक करते रहेंगे। तो ये यहाँ तक ये हो गया सीट को चेक करना। पर लिखने का जो तरीका है, फॉर ईच माई सीट इन वर्कशीट, और उसके बाद यहाँ पे आपको नेक्स्ट भी कर देना है। ये जस्ट मैंने यहाँ पे देखिए इसको नेक्स्ट भी किया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे हमने नेक्स्ट भी लिखना है, क्योंकि ये आपका फॉर लूप है और इसी कलेक्शन लूप है। कलेक्शन लूप के अंदर हमने यहाँ पे एक कंडीशन दी हुई है, तो ये जो कंडीशन है वो भी इसी कलेक्शन लूप के अंदर ही लिखना है। तो अभी यहाँ पे बस आपको अगर यहाँ पे कलेक्शन लूप का इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ पे फॉर ईच जो माई सीट इन वर्कशीट के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट भी करना है। तो अब इसी के अंदर हमें एक इफ़ कंडीशन देना है। वो इफ़ कंडीशन क्या होगा ये मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। एक्चुअल में हमें करना क्या है कि जो माई स्टोर है, मतलब जो हमारी वर्किंग सीट है, अब मैं थोड़ा आपको एक्सेल में ले चलूँ और ये देखिए हमारी वर्किंग सीट है, मतलब इस सीट को छोड़ करके जो भी हमारी सीट ऐड होती रहें उसमें हमें डेटा को ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि ये जो माई स्टोर है वो हमारी वर्किंग सीट है और यहीं पर हम डेटा एंट्री करेंगे। और ये जो डेटा एंट्री करें हम जिस भी पर्सन के नाम से एंट्री करें वो उसकी सीट में ऐड होती रहे। तो इस सीट को छोड़ करके बाकी सारी सीट में हमें डेटा को ऐड करना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन दी हुई है। तो हम जो यहाँ पे कलेक्शन लूप का इस्तेमाल किए हैं, इस कलेक्शन लूप में हमारा बारी बारी से सीट जो होता है वहाँ पे वो चेक करता रहेगा। लेकिन जब हमारा जो सीट है माई स्टोर, जो हमारा सीट यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये जो स्टोर है माई स्टोर नाम से मैंने सीट बनाई है, तो हमने इसके लिए एक कंडीशन दी हुई है कि यदि हमारा जो सीट है का जो नेम है अगर वो माई स्टोर होता है तब हमें कुछ भी नहीं करना है। तो मतलब वहाँ पे हमें कोई भी एक्शन नहीं लेना है। अगर माई स्टोर नहीं होता है, अगर कोई दूसरी सीट होती है तो वहाँ पे हमें फ़िल्टर लगाना है और उसकी सारी डेटा को उस जिस भी कैंडिडेट का हम नाम लिखें उस कैंडिडेट की सीट में ट्रांसफ़र करना है। तो इसके लिए हमने कोड लिख लिया है। यदि सीट नेम में का जो नेम है यदि वो माई स्टोर है तब आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन यदि वो माई स्टोर नहीं है तब वहाँ पे हम फ़िल्टर के लिए एक फंक्शन यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने पहले लिखा है सीट्स माई स्टोर डॉट रेंज A2 कॉलन E एंड L रो। इससे क्या होगा, हमारा डेटा जो होता है डायनेमिक हो जाएगा और यहाँ पे L रो हमेशा बार बार चेक होती रहेगी। ये हमारा अब जो ये वाला रेंज है A से E में ही हमें डेटा की एंट्री करनी है। तो इस डेटा को जो भी हम एंट्री करें वो हमेशा लास्ट रो फाइंड आउट होता रहे। तो उसके लिए हमने कोड लिखा हुआ है डॉट रेंज A2 कॉलन E और डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके एंड से इसको मैंने L रो जो हमने पहले ऊपर में जो डिफाइन चेक किया था वो यहाँ पे हमने इसको जोड़ दिया। इसे हमारा बार बार उस डेटा का लास्ट रो फाइंड आउट करते रहेंगे। उसके बाद फिर हमें क्या देना है, डॉट ऑटो फिल्टर। ऑटो फिल्टर का मतलब क्या होगा, अब उस डेटा से हमें फ़िल्टर अप्लाई करना है। तो अब उस डेटा सेट में जो A2 से E कॉलम में जो डेटा है वो हमने ऑटो फिल्टर कर लिया है। और अब हमें ये करना है कि फ़िल्टर हमें किस कॉलम से करना है। अभी हमारा जो डेटा है उसमें जो जो हमारा नेम है वो हमारे फर्स्ट कॉलम में है। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कॉलम का जो पोजीशन नंबर है वो मैंने दे दिया है 1। उसके बाद सीट अंडरस्कोर नेम। अब यहाँ पे सीट चूँकि हमारा जिस भी सीट में हमें ले जाना है उस सीट को हमारा डायनेमिक रहना है, क्योंकि हमें डायनेमिक जो होता है सीट चेंजेस करते रहने हैं। तो यहाँ पे जो हमारा कलेक्शन लूप में ये जो सीट नेम यहाँ आता रहेगा उसी के हिसाब से वो उस डेटा में पेस्टिंग भी होती रहेगी। अभी ये हमारा जो था सीट नेम यहाँ पे हमारा ये आ चुका है, यहाँ पे हमने सीट नेम डिफाइन कर दिया है और उसके बाद फिर से हमें कॉमा देना है और एक्सेल फिल्टर वैल्यू। ये आप जैसे ही यहाँ पे कॉमा लगाएंगे ये ऑटोमेटिक ये वैल्यू आपको यहाँ पे दिख जाएगी। सेम इसी तरीके से फिर आप देखेंगे तो अभी यहाँ पे देखें ये हमने अभी क्या किया है, जो हमारा माई स्टोर है, जब हमारा माई स्टोर से डेटा को अभी हमने फ़िल्टर किया हुआ है। जो भी हमारा माई स्टोर जो हमारा ये सीट है इसको छोड़ने के बाद अगर कोई दूसरा सीट का नेम आता है तब हमने ये कंडीशन दे दी है कि फट से वो जाए माई स्टोर में फ़िल्टर करा करके उस डेटा को फ़िल्टर कर ले और फ़िल्टर करने के बाद तुरंत वहाँ से कॉपी करें और जो भी नाम हम वहाँ पे एंट्री करें उसकी सीट पे जाकर वो पेस्ट कर दें। तो यहाँ पे तो हो गया डेटा को माई स्टोर में जो भी हम नाम एंटर करने के बाद जो भी डेटा हम एंट्री करते हैं उसके बाद वो फ़िल्टर लगा लेगा।
फ़िल्टर लगाने के बाद उस सीट में पेस्ट करने के लिए ये दूसरी लाइन का कोड है। फिर वहीं हमें कोड यहाँ से स्टार्ट करना है, सीट्स अंडरस्कोर माई स्टोर डॉट रेंज A2:E, और उसके बाद फिर हमें वहीं लास्ट एल रो को इससे ऐड कर देना है एंड% का यूज़ करके। उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने कॉपी किया हुआ है उस डेटा को, और जो भी सीट का नेम यहाँ पे आएगा, जो भी हम नाम लिखेंगे उस सीट का नेम जैसे ही वो आएगा उस सीट पर जा कर के उसके A1 कॉलम में जा कर के ये जो रेंज A1 कॉलम है, A1 जो आपका सेल है वहाँ पे जा कर के पेस्ट कर देगा। उसके बाद क्या होगा, जब आप यहाँ पे फ़िल्टर अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे ये आप जैसे यहाँ पे ये देखिए, ये जो फ़िल्टर है इस डेटा को अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें आप, इस डेटा को मैं सेलेक्ट करता हूँ और होम टैब में जाऊँ और सॉर्ट एंड फ़िल्टर ऑप्शन में जा करके मैं अगर इसे फ़िल्टर लगाता हूँ तो ये देखिए, ये फ़िल्टर में के लिए यहाँ ये जो पॉपअप है ये यहाँ पे ये दिखता रहता है। तो इस पॉपअप को हटाने के लिए ही हमने यहाँ पे एक कोड और भी लिख दिया है कि जब आपकी डेटा जो भी नाम हम वहाँ पे एंट्री कर रहे हैं और उस सीट में डेटा यदि पेस्ट हो जाती है तो फिर आपका जो फ़िल्टर मोड है, इसको दोस्तों फ़िल्टर मोड बोलते हैं, तो ये जो फ़िल्टर मोड है इसको हटा लेना है। ये आप जब लगा लेते हैं तो ट्रू हो जाता है, फिर इसे हमें यहाँ पे फॉल्स भी कर देना है तो ये हट जाएगा। तो ये हमने इसके लिए कोड लिखी हुई, सीट्स ब्रैकेट ओपन करके माई स्टोर डॉट ऑटो फिल्टर मोड इक्वल टू फॉल्स, तो आपका जो भी फ़िल्टर लगा रहेगा वो यहाँ से हट जाएगी। उसके बाद आपको यहाँ पे एंड इफ करना है, और ये नेक्स्ट तो मैंने आपको बताया था कि यदि आप कलेक्शन लूप लिखेंगे तो नेक्स्ट भी आपको लगाना होगा। तो ये तो दोस्तों यहाँ पे मैक्रो यहाँ पे हो चुका है, बट ये मैक्रो तब काम करेगा दोस्तों, इसके लिए आपको एक बटन बनाने की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब आप इसे ऑटो फायर नहीं कर सकते हैं, ये आपको बार बार बटन दबा करके रन कराना होगा। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि जैसे ही हम एंट्री करें वो डेटा ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाए, तो इसके लिए आपको यहाँ पे इसके लिए आपको उस सीट में, जिस भी सीट में आप ये ऑटोमेटिकली कराना चाहते हैं उस सीट में आपको जाना है और यहाँ पे एक इवेंट आपको रन कराना होगा। ये इवेंट एक्चुअल में काम क्या करते हैं, ये ऑटो ट्रिगर होते हैं। ये आपका जैसे ही उस सेल में चेंजेस होंगे ये आपका तुरंत मैक्रो फायर हो जाएगा। तो ये काम कैसे करता है मैं थोड़ा सा इसको आइडिया दे देता हूँ। जैसे जिस भी सीट में आप ये कराना चाहते हैं उस सीट को आपको सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको ये वर्कशीट, ये नॉर्मली जब आप ये स्टार्ट करेंगे तो ये जनरल ऑप्शन पे रहता है, आपको यहाँ पे वर्कशीट ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे मैंने एक इवेंट यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, ये इवेंट है चेंज। मतलब ये क्या होगा कि जो भी उस रेंज में हम यहाँ, अब एक्चुअली आपका यहाँ इतने बड़े डेटा है, इस डेटा में जो आपका जो एक्सेल की इतनी बड़ी जो रेंजेस हैं आप यहाँ दे सकते हैं। तो यहाँ पे यदि कुछ मैं करूँ तो इससे यहाँ पे कोई चेंजेस, मतलब मेरा मैक्रो रन ना हो। लेकिन अगर इस डेटा में यदि मैं चेंजेस करता हूँ, जो हमारा रेंज है ए से ई कॉलम, इसमें यदि मैं चेंजेस करता हूँ तो वो तुरंत ऑटो ट्रिगर हो जाए। तो इसके लिए यहाँ पे हम इवेंट अप्लाई करते हैं और पर्टिकुलर रेंज में यदि आप करना चाहते हैं तो उसके लिए जो हम इवेंट जिस तरीके से हम कोड लिखेंगे वो यहाँ पे आप देख लीजिए। तो यहाँ पे भी हम पहली बात अपने जो डेटा सेट में लास्ट रो हम डिफाइन कर लेंगे, हमारी डेटा की लास्ट रो क्या है। तो लास्ट रो एक्चुअली मैंने आपको पहले भी इसके बारे में एक्सप्लेन कर दिया है कि आप अपने डेटा का लास्ट रो कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमने एल रो नाम से फिर से एक वेरिएबल यहाँ पे डिफाइन कर लिया है जो कि लॉन्ग है। और एल रो इज इक्वल टू क्या होता है, रेंज ए। अभी मैंने यहाँ पे देखिए ये ए 7000 कर लिया है, आप इसे और भी बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं जैसी आपकी ज़रूरत हो। डॉट एंड एक्सएलएफ डॉट रो आपको लिख लेना है तो आपकी डेटा की लास्ट रो फाइंड आउट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है कि हम ये चेक करेंगे कि ए से ई कॉलम के बीच में यदि कोई परिवर्तन होता है तो मैक्रो तुरंत रन कर जाए। तो इसके लिए मैंने यही एक इफ़ कंडीशन दी हुई है। यदि आप पर्टिकुलर कोई सेल, मान लीजिए एक सेल में अगर आप कोई चेकिंग करना चाहते हैं तो वहाँ पे एड्रेस फंक्शन का यूज़ किया जाता है। लेकिन यदि आप रेंजेस पे काम करते हैं तो वहाँ पे एक फंक्शन होता है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट काम क्या करता है कि यदि दो, जहाँ पे कॉलम और रो जब एक दूसरे को काटते हैं तब वहाँ पे यदि चेंजेस होता है, जैसे एग्जांपल के लिए आप इसे देख लीजिए, जैसे ये हो गया और उसके बाद मैं एक और इस तरीके से यहाँ पे हम सपोज़
मानिए यहाँ पे एक और कंडीशन दे देते हैं, ये सपोज़ ऐसे ही समझिए ये एक डेटा ये हो गया, इसको मैं आपको पी ऐसे दिखाता हूँ, इसको देखिए, और एक यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो ये जो आपका कटिंग पॉइंट है, ये जो कटिंग पॉइंट है आप ये देख रहे हैं, ये आपका इंटरसेक्शन होता है, मतलब जहाँ पे रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं। तो इंटरसेक्ट जहाँ पे भी होता है तो वहाँ पर इसीलिए मैं यहाँ पे इस फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि ए से ई कॉलम के बीच में कई सारे रो और कई सारे कॉलम्स जो होते हैं एक दूसरे को काटेंगे। तो ऐसी कंडीशंस में हम इसी इंटरसेक्ट फंक्शन का यूज़ करेंगे। तो ये कैसे यूज़ करते हैं, तो इसे आप देख लीजिए। इफ़ इंटरसेक्ट टारगेट करना है मुझे इस रेंज को जहाँ पे हमारे डेटा है A2 कॉलम से E कॉलम के बीच में, और इसे डायनेमिक बनाने के लिए L रो को मैंने यहाँ पे इसे ऐड कर दिया है। अगर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है तो मैंने लिखा है इज़ नथिंग। यदि इस रो के बीच में जो A2 से E कॉलम है, अगर इसमें इस जो रेंज के बीच में यदि कोई परिवर्तन नहीं होता है तब मुझे कुछ नहीं करना है, और यदि परिवर्तन होता है तो हम उस मैक्रो जो हमने क्रिएट फिल्टर के नाम से हमने पहले लिखा हुआ था तुरंत उसको कॉल कर ले। कॉल का मतलब दोस्तों क्या होता है कि वो ऑटोमेटिक जो हमने इस मैक्रो को जो लिखा है जो मॉड्यूल 1 में क्रिएट फिल्टर, ये ऑटोमेटिक रन कर जाएगी जैसे ही A2 से E कॉलम में हम चेंजेस करते हैं, और उसके बाद फिर आपको एंड इफ कर देना है और एंड सब, तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ये एक छोटा सा कोड है, और इस कोड से अभी क्या होगा कि अभी आपको बार बार कोई भी डेटा टाइप करने के बाद आपको मैक्रो को रन कराने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटो फायर होते हैं, वो ऑटोमेटिक ट्रिगर कर जाएंगे यदि उस रेंज के बीच में परिवर्तन होता है। तो मान लीजिए मैं आपको अभी मैं चलता हूँ इस सीट में, और यहाँ पे मैं मान लीजिए मैं कुछ भी लिख देता हूँ ए और इंटर दबा देता हूँ। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, और जैसे ही मान लीजिए जैसे अभी हमने, तो दोस्तों अब मैं जैसे कि यहाँ पे एक सुनील नाम से मैंने एक सीट आपको बना के दिखाई थी, तो अभी मैं चलता हूँ उस सीट अपनी वर्किंग सीट पे, और मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ कि जैसे ही मैं यहाँ पे सुनील की जो भी डेटा एंट्री करता हूँ वो सुनील की सीट में ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो यहाँ पे हम टाइप करते हैं सुनील, और यहाँ पे जैसे मैं अभी मान लीजिए मैं एक डेटा टाइप करके दिखाता हूँ मैं आपको, टोमेटो, और इनका जो भी इन्होंने सेल किया है वो मान लीजिए 200 kg है, और इनका जो रेट था वो 30 रुपीज़ है। और मैं यहाँ पे यहाँ पे मैंने एंट्री कर दी इनकी, और हम लोग चलते हैं टोमेटो वाली जो देखता हूँ ये एंट्री आई है कि नहीं। तो सुनील का देखिए ये टोमेटो को 200 यहाँ पे जो एंट्री है वो यहाँ पे आ चुकी है। एक्चुअल में ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया था तो यहाँ पे ये आ रहा है इस तरीके से, लेकिन आपको जो मेन डेटा है वो यहाँ पे देखिए ये पेस्ट हो चुका है, और आपकी सारी डेटा भी यहाँ पे आ चुकी हैं। मान लीजिए यहाँ पे अभी मैं दोबारा कुछ भी और एंट्री आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे फिर से मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ सुनील, और इस बार मैं इनको जैसे मान लीजिए ये ग्रेप्स भी इन्होंने सेल किया है, और इसकी जो क्वांटिटी है वो 150 है, और मान लीजिए ये इसके जो रेट है वो 40 है। और मैं चलता हूँ दोबारा से सुनील की सीट पे और चेक करता हूँ कि देखिए ये सुनील की जो भी डेटा थी ग्रेप्स और इनकी जो क्वांटिटी वो सारी डेटा यहाँ पे फिल हो करके आ गई है। तो इस तरीके से कि आप ऑटोमेटिकली डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।